नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज 19 दिसंबर की सबसे बड़ी खबर आज आपके लिए लेकर आए हैं। देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरें पूरी जानकारी के साथ। अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। अंबरनाथ में बीजेपी उम्मीदवार पवन वालेकर के ऑफिस में अंबरनाथ नगर निगम चुनाव से ठीक 3 दिन पहले फायरिंग की एक चौंकाने वाली घटना हुई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई और राजनीतिक तनाव बढ़ गया। यह घटना बुधवार को करीब 12:15 बजे अंबरनाथ वेस्ट के नवीन भेंडीपाड़ा इलाके में हुई। पुलिस के मुताबिक वालेकर अपने ऑफिस में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद थे। तभी 2 अज्ञात लोग हेलमेट पहनकर 2 पहिया वाहन पर आए और ऑफिस पर फायरिंग कर दी। कम से कम 4 से 6 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें गोलियां ऑफिस की कांच की खिड़कियों पर लगीं। हमले के दौरान ऑफिस में एक व्यक्ति ने हमलावरों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगली में गोली लग गई। पूरी घटना ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। फायरिंग के तुरंत बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और कहा है कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि फायरिंग का मकसद डर और दहशत फैलाना था। आईपीएल 2026 की नीलामी संपन्न हो चुकी है। कल हुई नीलामी में कई फ्रेंचाइजियों ने खिलाड़ियों के ऊपर जमकर पैसे की बारिश की। इस ऑक्शन में कई अनकैप्ड खिलाड़ी चर्चा का विषय बने रहे। नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने खिलाड़ियों के ऊपर खूब पैसे की बारिश की। कोलकाता ने कैमरून ग्रीन से लेकर मथीशा पथिराना जैसे खिलाड़ियों को भारी भरकम रकम देकर खरीदा। हालांकि केकेआर के कैमरून ग्रीन और मथीशा पथिराना जितना चर्चा का विषय नहीं थे, उससे अधिक सार्थक रंजन थे, जिन्हें कोलकाता ने महज 30 लाख के बेस प्राइस पर खरीदा। आइए जानते हैं आखिर ये सार्थक रंजन कौन है और क्यों बिहार की गलियों में उनकी चर्चा सबसे अधिक है। गुजरात की सूरत में मखीगा गांव की श्री बालाजी केमिकल फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई है। फैक्ट्री में लगी आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरे परिसर को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। केमिकल से भरी फैक्ट्री होने के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया और ऊंची लपटें दूर तक दिखाई दे रही हैं। फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक हादसे में किसी की जान जाने या घायल होने की कोई सूचना नहीं मिली है। वहीं आग लगने के कारणों का भी फिलहाल पता नहीं चला पाया है, लेकिन आग इतनी भीषण है कि आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। एहतियात के तौर पर पास वाली सभी फैक्ट्रियों को खाली कराया गया है। फिलहाल पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमों ने मौके पर पहुंचकर फैक्ट्री के आसपास सब सील कर दिया है। दमकल विभाग का कहना है कि रसायनों की मौजूदगी के कारण आग बुझाने में समय लग सकता है। लोकसभा में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने पिछले दिनों तृणमूल कांग्रेस टीएमसी सांसद का बिना नाम लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से ई सिगरेट वेप पीने की शिकायत की थी। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष के कहने पर अनुराग ठाकुर ने स्पीकर को लिखित में शिकायत भी दी थी। अब बीजेपी ने संसद की कार्यवाही के दौरान ई सिगरेट पीते हुए टीएमसी सांसद का फोटो जारी कर दिया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक फोटो शेयर किया है, जिसमें टीएमसी सांसद और पूर्व भारतीय क्रिकेटर कीर्ति आजाद सदन के अंदर छुपकर कुछ पीते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि वो ई सिगरेट पी रहे थे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी फोटो में कीर्ति आजाद को संसद सत्र के दौरान हाथ को मुंह के पास ले जाते और संदिग्ध रूप से ई सिगरेट का इस्तेमाल करते हुए देखा जा सकता है। बुधवार को अदीस अबाबा में इथोपियाई संसद के जॉइंट सेशन पर संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 90 सेकंड तक स्टैंडिंग ओवेशन मिला। तालियां बजनी तब शुरू हुई जब उन्होंने अपना भाषण खत्म किया और इथोपिया के लोगों और वहां मौजूद सांसदों को धन्यवाद दिया। और जब पीएम मोदी सांसदों से हाथ मिलाने के लिए नीचे आए तो पूरे सदन में तालियों की गूंज सुनाई दी। आपकी दोस्ती के लिए धन्यवाद, आपके भरोसे के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। प्रधानमंत्री ने इथोपियाई भाषा के कुछ वाक्यांशों में आभार व्यक्त करते हुए अपना भाषण खत्म किया, जिसके बाद संसद में तालियां बजने लगी, जो दोनों देशों के बीच गहरे संबंधों को दिखाती है। भारत और इथोपिया के बीच साझा संबंधों पर बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों में गर्म जलवायु परिस्थितियां और गर्मजोशी भरा माहौल है। उन्होंने कहा कि लगभग 2000 साल पहले व्यापारी न केवल मसाले और सोना बल्कि विचार और जीवन शैली का भी आदान प्रदान कर रहे थे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चौंकाने वाले बयान दिए, जिससे सियासी गलियारों हलचल मच गई है। पुणे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चव्हाण ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन हम पूरी तरह हार गए थे, चाहे लोग इसे माने या न माने, हम पूरी तरह हार गए थे। अब बीजेपी ने पृथ्वीराज के बयान की कड़े शब्दों में आलोचना करते हुए इसे शर्मनाक बताया है। भाजपा नेता शहजादा पूनावाला ने कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण के बयान पर कहा, आईएनसी ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, ये इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस एनपी नेशनल कांग्रेस बन गई है। सेना का अपमान कांग्रेस की पहचान बन चुका है। सरक का गुंडा कहना, कारगिल विजय दिवस 5 साल नहीं मनाना।
सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक पर सवाल उठाना और अब ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठना, हमारी सेना के मनोबल को विजय दिवस के दिन चोट पहुंचाना। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का चौथा मुकाबला 17 दिसंबर बुधवार को लखनऊ में खेला जाएगा। इस सीरीज में भारत 2-1 से आगे है। ऐसे में लखनऊ में जीत के साथ भारतीय टीम सीरीज पर जरूर कब्जा करना चाहेगी। वहीं मेहमान टीम दक्षिण अफ्रीका भी सीरीज में 2-2 की बराबरी जरूर करना चाहेगा। 5 मैचों की सीरीज के तीसरे मुकाबले में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और ऑलराउंडर अक्षर पटेल भी टीम में शामिल नहीं थे। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि क्या चौथे मैच के लिए टीम में बदलाव हो सकता है। क्या जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल चौथा मैच खेलेंगे? आइए चौथी T20 के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में जानते हैं। उत्तराखंड के कारवार में एक प्रवासी सीगल देखा गया है जिस पर GPS ट्रैकर लगा हुआ है। यह पक्षी थिम्पा गार्डन के पीछे आराम कर रहा था, जहां इसकी अजीब बनावट ने लोगों का ध्यान खींचा। करीब से देखने पर सीगल की पीठ पर एक GPS ट्रैकिंग डिवाइस लगी मिली, जिसके बाद तुरंत स्थानीय लोगों ने वन विभाग के मरीन विंग के अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस GPS ट्रैकर से पता चला कि इसका संबंध चीन से है। ऐसे में इस खबर को चीन द्वारा पक्षियों के जरिए जासूसी, स्पाई बर्ड्स वाले पहलू से भी देखा जा रहा था, लेकिन बाद में GPS ट्रैकर की डिटेल से जानकारी सामने आई कि इसका संबंध चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज रिसर्च सेंटर फॉर इको एनवायरमेंटल साइंसेज से है। दिल्ली NCR में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कड़ी टिप्पणी की है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि अब तक अधिकारियों द्वारा अपनाए गए उपाय दिल्ली की हवा को साफ करने में पूरी तरह विफल साबित हुए हैं। कोर्ट ने प्रदूषण को हर साल की समस्या बताते हुए इसे रोकने के लिए व्यापक और लंबे समय के लिए योजना की जरूरत पर जोर दिया। कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM को निर्देश दिया कि वो अपनी लंबी अवधि की योजनाओं को फिर से जांचे और चरणबद्ध तरीके से लागू करे। बेंच ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण में केवल अस्थायी या अधूरी कोशिशें काफी नहीं है, बल्कि शहरी गतिशीलता, ट्रैफिक मैनेजमेंट और किसानों को पराली जलाने से रोकने जैसे मुद्दों पर गंभीर ध्यान देने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र के नासिक में एक ट्रांसपोर्ट बस में अचानक भीषण आग लग गई। गनीमत रही कि सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। नासिक शहर में दोपहर करीब 4:05 पर यह बस आग के गोले में तब्दील हो गई। पारफर्दी फाटा इलाके में फ्लाईओवर पर महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन MSRTC की बस में अचानक धुआं निकलना शुरू हुआ। देखते ही देखते पूरी बस में आग लग गई। फिलहाल आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चला है। अच्छी बात यह है कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुई। सभी यात्री बाहर आ गए थे। फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची। आग देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई है। यूपी में कड़ाके की ठंड, कोल्ड वेव का अलर्ट, जनजीवन प्रभावित। उत्तर प्रदेश में दिसंबर की ठंड अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। 17 दिसंबर को प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा और शीतलहर देखने को मिली। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और आगरा जैसे शहरों में सुबह दृश्यता बेहद कम रही, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान और गिर सकता है। खासकर पश्चिमी यूपी में ठंड ज्यादा असर दिखा रही है। राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को अलाव, रैन बसेरे और गरीबों को कंबल वितरण के निर्देश दिए हैं। स्कूलों के समय में बदलाव पर भी कई जिलों में विचार किया जा रहा है। यूपी पुलिस ने 3 ड्रग तस्करों को अरेस्ट किया, करोड़ों रुपए का नशीला माल जब्त। उत्तर प्रदेश एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ANTF ने आज 3 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से करोड़ों रुपए मूल्य के हेरोइन और गांजा बरामद किए गए हैं। गोरखपुर, मेरठ, प्रयागराज क्षेत्रों में अलग अलग छापों में कार्रवाई। हेरोइन की खेप 550 ग्राम और गांजा 3.9 क्विंटल जब्त। कार्रवाई से प्रदेश में नशे के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता को बल मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी यात्रा के दूसरे दिन बुधवार को इथियोपियाई संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारत और इथियोपिया के संबंधों पर चर्चा की। इथियोपियाई में मिले सम्मान पर PM मोदी ने कहा, आज आपके सामने खड़ा होना मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। इथियोपिया शेरों की धरती पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे यहाँ बहुत अपनापन महसूस हो रहा है, क्योंकि मेरा गृह राज्य गुजरात भी शेरों का घर है। इथियोपिया की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए PM मोदी ने कहा, इस शानदार बिल्डिंग में आपके कानून बनते हैं, यही लोगों की मर्जी राज्य की मर्जी बनती है, और जब राज्य की मर्जी लोगों की मर्जी से मिलती है तो परियोजनाओं का पहिया आगे बढ़ता है। आपके जरिए मैं खेतों में काम करने वाले आपके किसानों से, नए आइडिया बनाने वाले उद्यमियों से, समुदायों को लीड करने वाली महिलाओं से और इथियोपिया के उन युवाओं से भी बात कर रहा हूं जो भविष्य को आकार रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमान में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज हम एक परिवार की तरह इकट्ठा हुए हैं। आज हम अपने देश को, अपनी टीम इंडिया को सेलिब्रेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा, भारत ओमान के बीच जो रिश्ता ट्रेड से शुरू हुआ था, आज उसको एजुकेशन सशक्त कर रही है।
मुझे बताया गया है कि यहाँ के भारतीय स्कूलों में करीब 46,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें ओमान में रहने वाले अन्य समुदायों के भी बच्चे शामिल हैं। ओमान में भारतीय शिक्षा के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये हम दोनों। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। दिल्ली पौड़ी नेशनल हाईवे पर एक बस और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कई मेडिकल स्टूडेंट के घायल होने की जानकारी है। सभी घायलों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। फिलहाल किसी की मौत की खबर नहीं है। कॉलेज स्टूडेंट्स को लेकर जा रही बस और एक ट्रक के बीच दिल्ली पौड़ी हाईवे पर बैराज पुल के पास जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में मुजफ्फरनगर के बीआईटी कॉलेज की 60 से अधिक छात्रा घायल हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में छात्राओं को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक मकान मालकिन को अपने किराएदार से रेंट मांगना महंगा पड़ गया। राजनगर एक्सटेंशन स्थित एक सोसाइटी से सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां किराया मांगने पहुंची एक मकान मालकिन की उनके किराएदार दंपत्ति ने बेरहमी से हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हत्या के बाद आरोपियों ने शव के टुकड़े टुकड़े कर उन्हें एक लाल सूटकेस में भरकर बेड के अंदर छिपा दिया। पुलिस की जांच में हत्याकांड को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित औरा कायमेरा सोसाइटी में एक मकान मालकिन की किराएदार पति पत्नी ने गला घोंटकर हत्या कर दी। मृतका की पहचान दीपशिखा शर्मा के रूप में हुई है, जो सोसाइटी के M105 फ्लैट में अपने पति उमेश शर्मा के साथ रहती थी। दीपशिखा का एक दूसरा फ्लैट इसी सोसाइटी में था, जिसे उन्होंने जुलाई 2025 से अजय गुप्ता और उनकी पत्नी आकृति गुप्ता को किराए पर दिया था। आरोप है कि किराएदार दंपति पिछले 5 से 6 महीनों से किराया नहीं दे रहे थे। दिल्ली में एयर पोल्यूशन की वजह से हालत बद से बदतर हो गए हैं। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर दिल्ली सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। दिल्ली में नर्सरी से लेकर 5वीं क्लास तक स्कूलों को बंद कर दिया गया है। अगले आदेश तक इन क्लासेस की ऑफलाइन क्लासेस स्थगित रहेंगी। कुछ क्लासेस की केवल ऑनलाइन पढ़ाई होगी। वहीं दूसरे राज्यों में सर्दियों के चलते टाइमिंग में बदलाव किया है, तो कहीं स्कूल बंद भी है। आज 18 दिसंबर 2025 को स्कूल की छुट्टी के बारे में पूरी जानकारी के लिए यह आर्टिकल पढ़ें। दिल्ली में स्कूल की छुट्टी की घोषणा सहित कुछ राज्यों में बहुत ज्यादा ठंड या खराब हवा की क्वालिटी के कारण स्कूल बंद है या ऑनलाइन क्लास में बदल दिए गए हैं, जबकि अन्य राज्यों में क्लास संशोधित सर्दियों के टाइमिंग के साथ चल रही हैं। अलग अलग राज्य की सरकार और जिला अधिकारियों ने छात्रों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए गाइडलाइन जारी की है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी VBG-RAM-G बिल 2025 गुरुवार को लोकसभा में विपक्ष के भारी हंगामे के बीच पास हो गया। इस दौरान विपक्ष के सदस्यों ने निचले सदन में बिल की कॉपियां फाड़ दी और केंद्र सरकार के इस कदम का विरोध किया। इससे पहले केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सदन में कहा कि नरेगा में महात्मा गांधी का नाम 2009 के चुनावों को ध्यान में रखकर जोड़ा गया था। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वह गांधी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और कहा कि बीजेपी उनके दिखाए रास्ते पर चलती है। उन्होंने कहा कि यह बिल गांवों के विकास के लिए है। यह गांधी के विजन के मुताबिक है। गांवों का विकास लगातार सरकारों का मुख्य एजेंडा रहा है और पिछले कुछ सालों में कई योजनाएं शुरू की गई हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कथित तौर पर सोशल मीडिया के जरिए एक पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड डॉन से धमकी मिली है। यह धमकी पटना में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान एक मुस्लिम महिला का हिजाब हटाने के लिए दी गई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में कथित तौर पर पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी बिहार के मुख्यमंत्री को सार्वजनिक रूप से धमकी देते और उनके इस चौंकाने वाले काम के लिए माफी मांगने के लिए कहते हुए दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को अपने 3 देशों के दौरे के आखिरी पड़ाव में 2 दिन की यात्रा पर ओमान के मस्कट पहुंचे। वह जॉर्डन और इथियोपिया की सफल यात्राएं पूरी करने के बाद ओमान पहुंचे। इस यात्रा के महत्व को देखते हुए प्रधानमंत्री का मस्कट हवाई अड्डे पर ओमान के रक्षा मामलों के उप प्रधानमंत्री सैयद शहाब बिन तारिक अल सईद ने स्वागत किया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जो ओमान की तरफ से इस यात्रा को दिए गए महत्व को दर्शाता है। पहुंचने के तुरंत बाद
प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक संदेश में दोनों देशों के बीच स्थायी संबंधों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, आज मैं मस्कट, ओमान में उतरा। यह भारत के साथ स्थायी दोस्ती और गहरे ऐतिहासिक संबंधों की भूमि है। यह यात्रा सहयोग के नए रास्ते तलाशने और हमारी साझेदारी को नई गति देने का अवसर प्रदान करती है। देश की राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर बनी हुई है। दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचा हुआ है। धुंध और कोहरे की मोटी चादर घिरी राष्ट्रीय राजधानी में लोगों का सांस लेना दूभर हो रहा है। ऐसे में हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कुछ सख्त फैसले लिए हैं। आज 18 दिसंबर 2025 से सभी सरकारी और निजी संस्थानों में 50% वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही गुरुवार से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप के स्टेज 3 और स्टेज 4 के तहत प्रदूषण नियंत्रण उपायों को सख्ती से लागू हो गए हैं। दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा, दिल्ली के सभी सरकारी और निजी दफ्तरों में 18 दिसंबर से केवल 50% कर्मचारी ही ऑफिस में उपस्थित हो सकेंगे, शेष 50% को घर से काम करना होगा। यह नियम अनिवार्य है और इसका उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें भारी जुर्माना शामिल है। कई शहरों में शीतलहर के कारण ट्रेनों के शेड्यूल में काफी देरी हुई, जिससे यात्री स्टेशन पर फंसे रहे। गुरुवार को उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में सुबह कड़ाके की ठंड थी। राज्य के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे लोगों को परेशानी हुई। कई शहरों में शीतलहर के कारण ट्रेनों के शेड्यूल में काफी देरी हुई, जिससे यात्री स्टेशन पर फंसे रहे। एक इंतजार कर रहे यात्री ने एनी को बताया, मैं कोटा जा रहा हूँ। मेरी ट्रेन सुबह 8 बजे आने वाली थी, लेकिन देरी के कारण अब 11 बजे आएगी। यहाँ बहुत ठंड है, हमें यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है। रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की फिल्म धुरंधर का बॉक्स ऑफिस पर दबदबा कायम है। भारत ही नहीं, दुनिया भर में फिल्म का कलेक्शन बॉक्स ऑफिस मीटर तोड़ रहा है। अब इसने वर्ल्ड वाइड एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। आदित्य धर द्वारा निर्देशित फिल्म धुरंधर ने दुनिया भर में हाल ही में 600 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है और 12वें दिन प्रभास की सलार को पीछे छोड़ दिया है। सामने आए आंकड़ों की माने तो धुरंधर ने दूसरे मंगलवार यानी 12वें दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 37.87 करोड़ रुपए का ग्रोस कलेक्शन कर कमाल कर दिया। विदेशी बाजार में भी फिल्म ने 9.5 करोड़ रुपए का शानदार कलेक्शन किया है। कुल मिलाकर इसने वर्ल्ड वाइड 47.37 करोड़ रुपए का ग्रोस कलेक्शन किया है। अब कुल कमाई की बात करें तो धुरंधर ने विदेशों में अब तक 140 करोड़ रुपए का ग्रोस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है। भारत और विदेशों के कुल कलेक्शन को मिलाकर 12 दिनों में धुरंधर का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 645.63 करोड़ रुपए ग्रोस तक पहुंच गया है। इसके साथ ही रणवीर सिंह ने अपनी पहली फिल्म से 600 करोड़ रुपए कमाने का रिकॉर्ड बना लिया है। उत्तर प्रदेश के शामली के हैरान और परेशान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक हैरान पिता ने अपनी 2 बेटियों और पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, हत्या करने के बाद तीनों शवों को अपने घर में ही दफन कर दिया। घटना के बारे में पता चला तो पूरा गांव सहम उठा। दरअसल इन 3 हत्याओं के पीछे धार्मिक कट्टरवादी सोच बताई जा रही है। बात 10 दिसंबर की है। रात के वक्त फारूक ने अपनी पत्नी ताहिरा को खाना बनाने के लिए बोला, जिसके बाद आंगन के चूल्हे पर पत्नी खाना बनाने लगी। तभी फारूक ने पत्नी ताहिरा को पीछे से गोली मार दी। गोली की आवाज सुनते ही बड़ी बेटी आफरीन बाहर आई। उसने जमीन पर लहूलुहान मां को गिरे देखा। फारूक को लगा कि अब वो फंस जाएगा। उसने बड़ी बेटी को भी गोली मार दी। उसके बाद गोली की दूसरी आवाज सुनकर छोटी बेटी बाहर निकली। फारूक के पास गोलियां नहीं थी, लेकिन उसे डर था कि कहीं बेटी सबका बता न दे, तो इसलिए उसने छोटी बेटी सहरीन का गला दबाकर हत्या कर दी। तो दोस्तों, ये थी हमारी ताज़ा खबरों की अपडेट। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप कमेंट में बता सकते हैं कि अगली बार आप किस तरह की खबरें चाहते हैं, राजनीति, खेल, धर्म, मौसम, शिक्षा या कुछ और। फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय भारत।